दोस्तों 15 अप्रैल 2023 शनिवार की सुबह जब आप और हम अपने घरों में चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं तो अफ्रीकन के एक देश सूडान की राजधानी खार्तूम में जोरदार बम धमाकों की आवाज़ आती है और पता चलता है कि वहाँ की मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में आपस में जंग शुरू हो गई है। और इस जंग में अभी तक 413 लोगों की जान जा चुकी है, 3500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और सूडान हेल्थ केयर मिनिस्ट्री ये रिपोर्ट बताती है कि 20 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बंद करना पड़ा है और 12 बंद होने की कगार में है। देखने वाली बात यह है कि लड़ाई तो वहाँ की मिलिट्री फोर्सेस के बीच में हो रही थी और परेशान होना पड़ रहा था वहाँ की आम जनता को, जिनके पास न खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी। दरअसल सूडान में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच आपस में जंग शुरू हो गई, जानेंगे इस वीडियो में। A crisis that now threatens to engulf the entire region. As the fighting between the rival generals continues in Sudan. दोस्तों इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। बात है 1956 की, जब सूडान को ब्रिटिश इजिप्शियन रूल से आज़ादी मिली थी और वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया क्योंकि 1956 से 2023 तक वहाँ पर 6 बार तख्तापलट हो चुका था। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1989 में, जब वहाँ का एक मिलिट्री ऑफिसर उमर उल बाशिर वहाँ की एग्जिस्टिंग सिविलियन गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देता है और तख्तापलट करता है और रूल खुद करने लग जाता है। और वहाँ के ऑफिशियल रेडियो उमदुरान में ये अनाउंस करता है कि वह अब नई रिवोल्यूशनरी काउंसिल उस देश की सरकार को चलाएगी और वह सबसे पहले वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है और पार्लियामेंट को भी सस्पेंड कर देता है। और उसका ये रोल सूडान में करीब 30 साल तक चलता है, जो ऑफिशियली 1993 से 2019 तक चलता है। उसकी सरकार के खिलाफ लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए और 2019 तक आते आते ये प्रोटेस्ट पूरे देश में अलग अलग जगह फैल चुके थे और फिर से हमको 2019 में एक बार तख्तापलट देखने को मिलता है। और वहाँ की नई मिलिट्री काउंसिल ये अनाउंस करती है कि अगले 2 साल तक वह अब इस देश की सरकार चलाएंगी। लोग इस बात से तो खुश थे कि उनको उमर उल बाशिर की सरकार से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन वह मिलिट्री द्वारा किसी भी रूल को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वह यह चाहते थे कि अब वहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और मिलिट्री रूल को उनके सामने झुकना पड़ा और दोनों बातचीत के टेबल में आपस में सामने आते हैं और सरकार अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बनाती है और सिविलियंस भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बनाते हैं और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट का मेजर प्रोविजन ये होता है कि जब तक 2023 में सिविलियन गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक वहाँ पर एक सोवरेन काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें दोनों का इक्वली पावर शेयर होगा। और दूसरा मेजर प्रोविजन ये होता है, जो सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था उसके नेता अब्दुल्ला हमदोक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होंगे और वही सूडान की सारी एक्टिविटीज़ को गवर्न करेंगे अगले 3 साल तक। लेकिन जैसा कि हमने सूडान की हिस्ट्री में देखा, 2021 में फिर हमको एक बार तख्तापलट देखने को मिलता है और ये एग्रीमेंट ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। 2021 के तख्तापलट में वहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला फतेह उल बुरहान और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद हमदान डागलो। ये वही मोहम्मद हमदान डागलो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं जो 2019 में जब बातचीत चल रही थी, सरकार ने जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, उस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के जो लीडर थे वही अब्दुल्ला हमदोन डागलो थे। और यही डागलो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएसएफ के हेड भी थे, जिस पैरामिलिट्री फोर्सेस को 2013 में उमर उल बाशिर सरकार ने मिलिट्री की हेल्प करने के लिए बनाया था। अब हम आज के समय में वापस आ जाते हैं। दरअसल वहाँ के प्रेसिडेंट बुरहान और वाइस प्रेसिडेंट डागलो के बीच एक समझौता हुआ था कि वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलिट्री के अंडर कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट अब इससे खफा नजर आ रहे थे और वह चाहते थे कि अगले 10 साल तक इस इंटीग्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाए, यानी कि अब 10 साल तक इस पर कोई चर्चा ना हो और जो अलग मुद्दे हैं, बाकी मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन वहाँ के प्रेसिडेंट बुरहान ये चाहते थे कि तुरंत यह इंटीग्रेशन हो, तुरंत ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को आर्मी के अंदर कर दिया जाए, क्योंकि उनको ये डर था कि जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां आर्मी को जाना चाहिए था वहां जगह जगह जा रही थी और अपना दबदबा बना रही थी, वह ये सोच रहे थे कि आने वाले समय में कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और मिलिट्री से ऊपर ना चले जाएं। इसलिए वो ये चाहते थे कि ये इंटीग्रेशन तुरंत हो जाए। पहला डिसएग्रीमेंट तो यही था कि इंटीग्रेशन अभी 10 साल के लिए टाल दिया जाए और प्रेसिडेंट चाहते थे कि तुरंत हो। और दूसरा डिसएग्रीमेंट ये था कि अगर ये इंटीग्रेशन होता भी है, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलिट्री के अंदर कर भी दिया जाता है, उसको लीड कौन करेगा। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ये चाहते थे कि वो लीड करेंगे और वहाँ के प्रेसिडेंट वह चाहते थे कि वह लीड करेंगे। इसी बात को लेकर दोनों में टेंशन इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में आपस में खूनी जंग शुरू हो गई। दोस्तों किसी भी देश में जब जंग शुरू होती है, चाहे वो सिविल वॉर ही क्यों ना, जंग तो 2 लोगों के बीच में होती है, लेकिन वहाँ पर परेशान होती है वहाँ की जनता, जिनके पास न खाने के लिए प्रॉपर सामान होता है और न पीने के लिए पानी। देश के लीडर जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वहाँ की जनता के हितैषी कहते हैं, उनके राइट्स के लड़ने वाले लोग कहते हैं, वही कभी कभी आपस में अपने फ़ायदे के लिए जनता का अहित कर देते हैं, जैसा कि सूडान में हो रहा था। सत्ता के लिए वहाँ की जनता परेशान थी। दोस्तों जो देश के लीडर्स होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है,
जब तक हम आपस में बात करके बैठ के सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, यह कभी भी हमारे देश को इम्पैक्ट नहीं करेगा और हमको शांति से बैठ के आपस में ही इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।